हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास का पोर्शन है, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान को 4 अलग-अलग पार्टों में विभक्त करके उसे पढ़ाया जाना है। तो मैं आज आप लोगों के सामने इतिहास के पहले चैप्टर को, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, पहला चैप्टर है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनें। जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, तो इसमें चूंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक चित्र है जिसमें यूरोप के सभी कलाकार, यानी यूरोप का एक कलाकार है फ्रेडरिक शर्यू ने, इसने 4 चित्र बनाए थे। तो चारों चित्रों की एक श्रृंखला बना दी थी, कड़ी, श्रृंखला मतलब कड़ी बना दी थी। इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें उन्होंने जो फ्रेडरिक शर्यू था वो फ्रांसीसी कलाकार था। तो उसने पूरे यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया इसमें कि किस तरह से उस समय का जो समाज था वो किस प्रकार से था। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यानी राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। चूँकि हमारा पहला चैप्टर भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की घटना है, सन 1848 ईस्वी में। ये पूरा चित्र एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जिसमें 4 चित्रों को एक साथ अटैच किया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और ये चारों चित्र एक साथ अटैच किया है। तो देखते हैं कि उस समय हुआ क्या था। तो सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक शार्यू। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, यानी कड़ी बनाई थी। और इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था, यानी उसने अपने सपनों में देखा था कि एक ऐसा संसार जिसे उसने पूरा एक विस्तृत रूप दे दिया अपने कला के माध्यम से। उसने अपने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, यानी उसका जो संसार था वह जनतांत्रिक, यानी लोगों का जो तंत्र था और जो सामाजिक गणतंत्र था, इससे मिलकर के इसने इस चित्र को दर्शाया था। इस श्रृंखला के पहले चित्र, यानी जो पहला चित्र है, चित्र नंबर 1 देखें, इसमें ये था कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, यानी यूरोप और अमेरिका के लोग किस तरह से उस समय था वो यूरोप में, वो दिखाया गया है। और सभी क्या है उसमें कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए जा रहे थे। ये स्टूडेंट्स, ये वो श्रृंखला है जिसमें सभी एक लंबी कतार, देख यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक लंबी लाइन है जिसमें अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक प्रतिमा को लेकर के उसकी वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, यानी ज्ञान के उदय को किस प्रकार से उन्होंने प्रज्वलित किया, इसके लिए उन्होंने एक मशाल को लेकर के, मशाल यानी प्रज्वलित ज्ञान का एक उदय, उसको लेकर के आगे बढ़ने लगे, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी एक तरफ उन्होंने मनुष्यों ने, उन अमेरिका के लोगों ने अपने अधिकारों का एक घोषणा पत्र जो था उसे अपने हाथ में ले रखा था। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, और उसके सामने ये जो है निरंकुश शासक हैं, ये ध्वस्त पड़े हुए हैं इधर उधर, यानी ध्वस्त यानी कि नष्ट हो चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। शर्यू के कल्पना दर्श यानी कल्पना का जो आदर्श था वो यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए थे, यानी जो यूटोपिया था उसमें जो दुनिया के लोग थे वो अलग अलग राष्ट्रों के एक समूहों में विभक्त थे, जिसकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। यानी वो किस देश के हैं, किस राष्ट्र के हैं, किस समूह के हैं, तो इसकी पहचान उनके कपड़ों और उनकी वेशभूषा को देख करके पता चलता था। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये जो स्वतंत्रता की मूर्ति दिखाई दे रही है, इसको ले करके ये ऐसा लग रहा था जैसे ये मूर्ति ही इस जुलूस का, इस भीड़ का नेतृत्व करता है, नायक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। ये जो फ्रांस है वो इस तिरंगे के माध्यम से उसे पहचाना जा सकता है कि वो फ्रांस का ही है। इसमें एक नया शब्द मिला है दोस्तों, इधर हम लोग देखेंगे नए शब्द में एक है निरंकुशवाद। यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी निरंकुश यानी जहाँ जिसकी किसी प्रकार की जिस पे अंकुश ही ना हो उसे कहते हैं निरंकुशता। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का यानी जिसके शासन पर सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। यानी ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार की व्यवस्था जिसपे उन सरकारों के ऊपर राजशाही सरकारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। वह सरकार जो चाहे अपनी इच्छा से जितना सैन्य बलों का यानी सैनिक शक्तियों का दमन करे, उनका नाश करे, या जितना दुराचार करना हो दुराचार करे, अपने हिसाब से जितना वो भ्रष्टाचार कर सकती है करे। यानी वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना कानून बनाए ऐसे, और उस पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, ऐसे वाद को निरंकुशवाद कहा जाता है। अब आगे देखेंगे कल्पना दर्श यानी कि यूटोपिया। एक ऐसे समाज के हम देखेंगे कल्पना का आदर्श क्या है, किसे कहते हैं? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी एक ऐसी कल्पना की जाए और उस कल्पना में ऐसे आदर्शात्मक दृश्य हों जो लगभग साकार होने तो चाहते हों, लेकिन उसे साकार करना, उसे सत्य करके दिखाना संभव ना हो। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। उस चित्र में फ्रांस के पीछे कौन? जर्मनी। अमेरिका और फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी ये उस समय की बात कही जा रही है जब सारियू ने यह चित्र बनाया था या निर्मित किया था, तो उस समय जो जर्मनी के लोग थे वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने हुए थे। यानी वो अमेरिका और फ्रांस था वो अलग अलग ही था। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। यानी जर्मन लोगों के बाद जो कई दो गुटों में विभक्त हो गया था 1939 में, आगे चल करके भी तो आता, अभी तो 1848 की बात है। तो उसमें जो ऑस्ट्रिया था और उसमें जो छोटे छोटे थे सिसिली द्वीप था, तो वहाँ के सिसिली के जो राजशाही थे लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड देश, आयरलैंड और हंगरी, रूस के जो लोग हैं, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। एक बार फिर से इस चित्र को देखते हैं। इसमें जो ये ईसा मसीह हैं और ये जो स्वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा लगता है ये बीच में इसलिए प्रदर्शित किए गए हैं कि ये इन